देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नादरीन, हमारे दोस्त हैं ज़हीम लगारी साहब, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं। उन्हें पहले अगवा किया गया, लापता रखा गया 15 घंटे तक, और उसके बाद फिर उन पर दहशतगर्दी का मुकदमा डाल दिया गया। ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। मामला ये है कि ज़हीम लगारी साहब वही सहाफ़ी हैं जिन्होंने मरीम नवाज की पंजाब हुकूमत की एक करप्शन पकड़ी थी, और वो जब उन्होंने करप्शन पकड़ी तो उन्हें ISI ने अगवा कर लिया था, और एक हफ्ते तक उन्हें अगवा रखा गया था। उसके बाद जब उनको रिहा किया गया तो थोड़े दिन के बाद जो बारिशें हुई उनमें मरीम नवाज की करप्शन जो है वो कुदरत ने भी पकड़ ली, उसी मनसूबे की जो पंजाब हुकूमत का था, और उसके बाद ये सुरखरू हो गए थे। लेकिन पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने साबित किया था कि वो शरीफ खानदान की गुलामी में किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। अब ज़हीम लगारी साहब जो है उन्होंने बहुत ज्यादा बेनकाब किया, ना सिर्फ पंजाब हुकूमत को बल्कि साथ ही साथ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कवरेज, क्योंकि देखें मना है, मीडिया को रोका जाता है कि आपने कवरेज नहीं करनी, तो वो ये कवरेज भी करते थे। और साथ में PMLN ने जितनी भी कोशिशें की, कोई छोटा मोटा जलसा जुलूस करने की, तो ज़हीम लगारी साहब वो सहाफ़ी हैं जो वहां पहुंच जाते थे और जाके लोगों से माइक के अंदर पूछते थे कि आप नून लीग के जलसे में क्या लेने आए। तो ज्यादातर लोग उन्हें ये बताते थे कि जनाब हमारा तो इस जलसे से ताल्लुक ही कोई नहीं है, हम तो इस जलसे में आने नहीं चाहते थे, हम तो सिर्फ कोई बिरयानी खाने के लिए आया हुआ था, किसी को पैसे देकर लाए हुए थे, कोई गरीब 2 वक्त की रोटी के लिए आया हुआ था। कुछ लोगों ने कहा जी हम तो इनका तमाशा देखने आए, और सारे लोग यही कहते थे कि हम इमरान खान के सपोर्टर हैं, हम इमरान खान को वोट डालेंगे। तो नून लीग के जो बेचारे छोटी मोटी कोशिश करते थे जलसा जलसी करने की, क्योंकि लोग तो इनके जलसों में आते नहीं है, फिलहाल तो सूरत हाल ये है, बेचारे पैसा वैसा खर्च करते हैं। मरीम नवाज को उधर मुसीबत पड़ी हुई है जापान में, यानी वो जापान पहुंची है, तो जापान में मुकामात को खुफिया रखा जा रहा है कि मरीम नवाज जहां पे जलसा करेगी, जलसा तो नहीं है, वो एक पब्लिक की गैदरिंग है, छोटी सी एक गैदरिंग करेगी, वो मुकाम खुफिया रखना है। एक एक बंदे का पूरा बायोडाटा चेक किया जाता है, जिसको मरीम नवाज के उस प्रोग्राम के अंदर बुलाया जाएगा। अंदाजा करें कितना ये लोग डरे हुए हैं, और जो ओवरसीज है उनको बताया ही नहीं गया कि ये प्रोग्राम कहां पे कर रही है। यानी मखसूस लोगों को चुना जा रहा है, अपने साथ बहुत सारे लोग ले जाए गए हैं, बहुत सारे लोग जो हैं जो एम्बेसी का अमला है उनके जो घर वाले उनको शामिल किया जाएगा, तो इधर उधर से ऑडियंस पकड़ के बैठाई जाएगी ताकि मरीम नवाज की बातें वहां पे वो लोग सुन लें। अब इस जाली हुकूमत को कहीं भी कोई तस्लीम नहीं करता, तो वहां पे उनको मुसीबत पड़ी हुई है जापान में। तफसीलात में आपके सामने रखूंगा, लेकिन ज़हीम लगारी साहब को दोबारा अगवा किया गया, बाद में गिरफ्तारी डाल दी गई और इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। वजह यह है कि ये पंजाब हुकूमत की करप्शन, उनकी नाअहलियों को रिपोर्ट करते हैं, और जो झूठी मकबूलियत के उनके दावे होते हैं उनके पोल खोल देते हैं उनके जलसों में जाकर, जहां पे वो बेचारे कोशिश करते हैं जलसा करने की, ये माइक लेकर पहुंच जाते हैं और पूरा का पूरा रिपोर्ट कर देते हैं। इसकी वजह से PMLN को बहुत तकलीफ है, और जब PMLN को तकलीफ होती है, मरीम नवाज को तकलीफ होती है, तो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज को तकलीफ होती है, और फिर इस आदमी के खिलाफ दोबारा कार्रवाई की गई। ज़हीम लगारी साहब के लिए तमाम सहाफियों को आवाज उठानी चाहिए। मेरे जितने सहाफी दोस्त हैं उन सबको चाहिए कि आवाज उठाएं, सहाफती तंजीमें उनको भी चाहिए कि आवाज उठाएं। यहाँ पे आजादी इजहार राय को कुचलने की ये एक और कोशिश है, और इसके खिलाफ सबको मिलकर बात करनी चाहिए। नाज़रीन, सुहेल वड़ाइच साहब ने जो धमकियां दी हैं इमरान खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी तहरीरों के जरिए से, उन धमकियों पर तहरीक इंसाफ का कोई रद्द-ए-अमल नहीं आ रहा, और ऐसा लगता है कि शायद तहरीक इंसाफ इनको संजीदा नहीं ले रही, या इस पे कोई रद्द-ए-अमल देना नहीं चाहती। देखिए, अगर आप सुहेल वड़ाइच को किसी खाते में ना भी लें, या आप ये कहें कि ये एक सीरियस कैरेक्टर नहीं है, हम इनके बारे में बात ही नहीं करना चाहते, तो ये आपकी मर्जी है। लेकिन देखिए, सुहेल वड़ाइच ने जिनसे मुलाकात की वो तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है, वो तो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल है, और इस वक्त मुल्क के स्याह और सफेद के मालिक हैं। बल्कि हमेशा से ये फौजी सरबराह जो है वही पाकिस्तान के स्याह और सफेद के मालिक रहते हैं। लिहाजा ये जो फौजी सरबराह ने उनसे मुलाकात की और फिर सुहेल वड़ाइच साहब ने उनकी ख्वाहिशात को या उनकी बातों को अपने कॉलम के अंदर लिख दिया, तो अब सुहेल वड़ाइच साहब के मामले को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को संजीदा लेना चाहिए था। और ऐसे मौके पर जब साले जाफर साहब ने भी एक दावा कर दिया, ये साले जाफर वही सहाफी हैं जो सियासतदानों के कमरों से जिनसी अद्वियात भी निकाल लाते हैं डिक्टेटर्स के कहने पर या उनके अदवार में, और ये मरीम नवाज की कपड़ों की तारीफ भी बहुत करते थे गैर मुल्की दौरों में, तो ये हमेशा से एक लाइन लेते हैं। तो अभी जो है साले जाफर साहब के बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत सच्चे दिल से माफी पर गौर कर रही है। मुझे समझ नहीं आती कि सच्चे दिल क्या है, ये सच्चे दिल की माफी क्या होती है, और ये कैसे पैरामीटर क्या पता कैसे चलेगा ये सच्चे दिल से या झूठे दिल से, ये तो बात समझ नहीं आती। लेकिन 3 चीजें जो है ना वो सुहेल वड़ाइच साहब के कॉलम से निकलती हैं या उनकी तहरीरों से निकलती हैं, जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को संजीदा लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने फील्ड मार्शल से मुलाकात की बाकायदा यूरोप जाके, ब्रसल्स में, अब बल्कि तस्वीर भी उन्होंने जारी की है, वहां जाके मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने ऐसी बातें की जिन पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नोटिस लेके बात करनी चाहिए। नंबर 1, ये जान से मारने की धमकियां हैं, इसमें जुल्फिकार दी भुट्टो का जिक्र है, तारा मसीह का जिक्र है जिसने फांसी दी थी, या कोई सानिया हो जाएगा इसका जिक्र है। तो एक तरह की धमकियां हैं, एक तो धमकियां दी जा रही हैं, और बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि जो पुराने टाउट्स हैं शायद वो कामयाब नहीं हुए, तो अब सुहेल वड़ाइच जैसे सीनियर आदमी को एक मौका दिया गया है कि आप डराएं और धमकाएं, शायद ये फॉर्मूला काम कर जाए। दूसरा, आसिम मुनीर साहब से मुलाकात के बाद कहा गया जो भी उनकी तरफ से कहा गया, उससे पहले उन्होंने जो बातें की वो थोड़ी मुख्तलिफ थी, लेकिन ये जो जान से मारने की धमकियां ये आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद है, तो तहरीक इंसाफ को संजीदा लेना चाहिए। और तीसरा, देखिए उन्होंने ये भी कहा कि मईशत में, खारजा और दाखिली मामलात में आर्मी चीफ की बदतरीन जो है वो एक इन्वॉल्वमेंट है, ये भी उन्होंने अपने कॉलम्स के जरिए से एतराफ किया। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसके ऊपर बात जरूर करनी चाहिए थी, लेकिन अब आप हर लिहाज से बात कर सकते हैं।
کہ آرمی چیف کو یہ آئینی طور پہ اختیار نہیں ہے کہ وہ معیشت پہ بات کریں، وہ بات کریں خارجی معاملات پہ یا داخلی معاملات پہ. ان کی ایک ڈومین نہیں ہے، یہ سیاستدانوں کی ہے. اور اگر وہ یہ کر رہے ہیں تو اس پہ اپوزیشن ہی تنقید کرے گی نا، تو اپوزیشن اس پہ بات ہی نہیں کرتی. اور میں حیران ہوں پاکستان کے علماء کرام پہ. یعنی مولوی حضرات سے میرا یہ سوال ہے کہ مولوی صاحبان، یعنی آپ کو ہوش نہیں آ رہی؟ سہیل بڑائی صاحب نے اپنے کالم میں لکھ کر بتایا ہر چھوٹی چھوٹی چیز پہ آپ جاگ جاتے ہیں. عدت والے کیس پہ آپ کو ہوش نہیں آتی. پاکستان کے مولویوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر آپ اچھلنا شروع ہو جاتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو کہا کہ معافی مانگ لو. اب یہ مثال دینے کا تک کیا ہے؟ یعنی کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ خود کو خدا سمجھنا شروع ہو گئی ہے اور عمران خان کو ابلیس ثابت کرنے کے لیے یہ قرآن پاک کا یہ والا حوالہ پیش کریں گے؟ اور جن لوگوں نے معافی مانگ لی کیا وہ سارے فرشتے ثابت ہو گئے ہیں؟ یعنی زرداری اور نواز شریف کیونکہ انہوں نے معافیا مانگ کے بوٹ پالش کیے ہوئے ہیں تو کیا یہ فرشتے ہیں اب؟ تو اسٹیبلشمنٹ خود کو خدا کلیم کر رہی ہے. اس کے اوپر کوئی پاکستان کے مولویوں نے بات کی؟ بالکل خاموش ہے، کوئی بات ہی نہیں کرتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے کچھ لوگوں کو بڑا غصہ ہے اسلام آباد میں مساجد کے معاملے کو لے کر، کیونکہ یہ زیادہ تر مساجد جو ہے وہ ضیاء الحق صاحب کے دور میں بنی ہے اور فضل الرحمان صاحب کی جماعت اور ان کے فرقے سے متعلق ہے. تو ان کی ایک اسٹرینتھ ہے کہ ان مساجد میں، ان مدارس میں وہ بچے ہیں جو ان کے احتجاج وغیرہ میں بھی آتے ہیں اور ان کی وابستگی بھی ہے ان مدارس اور مساجد کے ساتھ، ایک دلی وابستگی بھی ہو جاتی ہے نا. تو حافظ عبداللہ صاحب نے کہا جی کہ آرمی چیف بھی حافظ قرآن ہے، میں بھی حافظ قرآن ہوں، تو آئیں قرآن پاک سامنے رکھ کے بات کر لیتے ہیں کہ کور کمانڈر ہاؤس پر احتجاج اور توڑ پھوڑ زیادہ بڑا جرم تھا یا اسلام آباد میں ایک پرانی مسجد کو گرانا زیادہ بڑا جرم تھا. اور اگر گرین بیلٹ کا معاملہ ہے تو گرین بیلٹ پہ تو بے شمار لوگوں نے بہت بڑی بڑی چیزیں بنائی ہوئی ہیں، نالوں کے رستوں میں بنائی ہوئی ہیں، وہاں سے آغاز کر لیں مسجد کیوں گرائی گئی؟ پھر حافظ عبداللہ نے یہ بھی کہا کہ مسجد اتنی اجلت میں گرائی گئی کہ قرآن پاک کو بھی درگور کر دیا گیا، وہاں پہ دبا دیا گیا زمین میں، قرآن پاک کی بے حرمتی بھی کی گئی اور یہ انہوں نے آن ایئر کہا، اور پھر راتوں رات صفائی کر کے وہاں پہ درخت بھی لگا دیے گئے. اب آپ ناظرین اندازہ کیجئے کہ جو اتنی طاقت رکھتا ہے وزیر داخلہ یا اتنی قدرت رکھتا ہے یا چیزوں کو ایسے کنٹرول کرتا ہے کہ راتوں رات مسجد اور مدرسہ ہٹا کے وہاں پہ سیدھا میدان بنا کے وہاں پہ راتوں رات درخت لگا کے وہ ثابت کر دیتا ہے کہ یہاں تو کچھ تھا ہی نہیں. تو جب 26 نومبر 2024 کو اسلام آباد ڈی چوک میں گولی چلی اور وہاں پہ لاشیں پڑی تھی، تو ان کے لیے پھر لاشیں غائب کرنا اور اس جگہ کو صاف کرنا، دھونا اور پہلے جیسا بنا دینا کون سا مشکل تھا؟ وہ یہ بھی کر سکتے ہیں. جو یہ کر سکتے ہیں اتنا بڑا کام، تو وہ کام بھی ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، اٹھاؤ اور غائب کر دو، ہر چیز صاف کر دو. لہٰذا یہ فضل الرحمان صاحب کی پارٹی اس کے اوپر تھوڑی سی غصے میں ہے، لیکن مولوی حضرات جو آرمی چیف سے منسوب ایک چیز سہیل بڑائی صاحب نے کی ہے اس کے اوپر ابھی تک بات نہیں کر رہے. ہم انتظار کریں گے کہ کون سے مولوی اس کے اوپر بات کرتے ہیں. ناظرین عمران خان صاحب تو ڈیل نہیں کر رہے. یہ جو خواہش ہے نا معافی کی، یہ بہت